हेलो बच्चों। देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास की इंट्रो लिए थे। तो आज भी क्या करना है कि थोड़ा सा इंट्रो के बारे में बताएंगे। उस दिन पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया था, तो थोड़ा बहुत तक इलेक्ट्रॉनिक क्लास का इंट्रो देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जैसा कि आपको बता दें, ये अभी संबंधित केवल जो है एग्ज़ाम बेसिस पे, जैसे बीटेक के एग्ज़ाम होते हैं और डिप्लोमा के एग्ज़ाम होते हैं, उस बेसिस पे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें इसमें तैयारी को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो भी आपको टॉपिक दिए जाएंगे वो मेनली क्या है, एग्ज़ाम बेसिस पे है कि आप लोगों को कैसे तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। डिप्लोमा और बीटेक के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए कैसे आप लोगों को, ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह करना है, इसके लिए क्लास चलाए जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि अन्य सर भी जो इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बताए होंगे कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको बताए जाएंगे और नोट्स को, ठीक है, कैसे रिवाइज कराना है सर लोग आप लोगों को कराएंगे। ठीक, तो आप लोग ठीक देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लास को अच्छे से, ठीक है। और बाकी की क्लास भी जिसको जैसे आवश्यकता रहेगा, ठीक है, डिप्लोमा को हो या बीटेक का हो, अपना क्लास देखता रहेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स जो है इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर बात किया जाए कि पहले डे पे जो बात किया गया था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में, कि इसका इंट्रो के बारे में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैसे संभव हो पाया, तो बता दिए कि उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स तभी डेवलप हो पाया जब हमारे सेमीकंडक्टर, ठीक है, खोज हो पाया। सेमीकंडक्टर्स का अगर खोज हो पाया तभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन पाया था, ठीक है। अच्छा, अर्थात बताने का ये तात्पर्य था इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, ठीक है, तभी संभव है जब क्या है, सेमीकंडक्टर्स हमारे, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल जब हमारे आते हैं तभी हमारा क्या इंट्रोनिक सिस्टम क्या है, संभव हो पाता है, ठीक। अच्छा, देखिएगा, यानी कि इसमें ये भी चीज़ है कि देखिए इंट्रो में थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन में इसमें थोड़ा सा और भी ये है कि जो जितने भी मैटर हैं, ठीक है, जितने भी मैटर हैं इस अर्थ पे, जितने भी मैटर हैं सभी क्या होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही, ठीक है, इंक्लूड करके देखा जाता है, ठीक है। आप लोग देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में दिखाया गया है। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, नोट्स भी साथ में तैयार करते रहेंगे, इसलिए थोड़े से वीडियो को यूज़ करिएगा, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक। ये एकदम बीटेक लेवल से आपका नोट्स तैयार किया गया है। जो भी टॉपिक डिप्लोमा में है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं बच्चे, ठीक। अगर हिंदी में आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, हिंदी में भी जो इसके नोट्स जो है आपको, ठीक है, प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। आप लोग टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके, ठीक है, टॉपिक को अगर जिसको नोट्स वगैरह बनाना है वो अपना बना लेगा। हम टॉपिक वाइज चीज़ों को समझाते चलेंगे और आप लोग समझते रहिएगा। जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन, ठीक है, पुनः जो है अगली वीडियो में बता दिया जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हमें पता है कि कोई भी अगर एटम है, कोई भी एटम है, तो देखिए एटम के स्ट्रक्चर के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एल्यूमिनियम को, ठीक है, काउंट करते हैं, एल्यूमिनियम के देखा जाता है, तो देखिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13। इस बेसिस पे हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो होता है एटम का वो कैसे आपका वर्क करता है या कैसे होता है। थोड़ा सा अगले वाले पेज पे देखिएगा। अगले वाले पेज पे एल्यूमिनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो देखिए, और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया ऐसा नहीं है कि इन्हीं का होता है, केवल जो आपका एल्यूमिनियम है सिलिकॉन का ही होता है। जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट यानी कि जो भी पदार्थ वगैरह हैं हमारे सिस्टम में, ये सभी के एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं इसी रूप में बनाए जाते हैं, ठीक। बनते कैसे हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जब मान लीजिए यहाँ आपका मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 अगर है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो 2, 8 और 3 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। जैसा कि थोड़ा बहुत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आप लोग, ठीक है, निकालने के लिए सीखे होंगे। देखिए अब क्या है कि हमें पता है कि इसमें आपका अगर एटम ले रहे हैं तो उसका, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट जो होता है आपका न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, ये सेंटर पार्ट, ठीक। देखिए जितने नंबर में इसका एटॉमिक नंबर, जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तोड़ते हैं तो जितने नंबर्स में टूटता है उतने ही इसके, ठीक, ऑर्बिट आते हैं। अगर 3 ऑर्बिट में टूटा है, ठीक है, अगर 3 ऑर्बिट में अगर टूटा या 3 नंबर में टूटा है तो इसके जो आउटर ऑर्बिट आएंगे वो 3 ही नंबर में आएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए ये आएगा फर्स्ट, इसका सेकेंड और इसका ये
थर्ड, ठीक है। ठीक, तो एल्यूमिनियम के ये सेंटर वाले पोजीशन को तो हम क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या आपका पाया जाता है, तो प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए, पहले जो आपका ऑर्बिट है आपका, ये ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है, ये ऑर्बिट कहलाता है। तो ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगले में क्या है, 8 है, तो इसे 8 की तरफ ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि अगले सेकेंड वाले जो भी ऑर्बिट है आपका, ठीक है, आपको पूरे इलेक्ट्रॉन को लिख देना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कितने 3 है, तो आपको 3 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो इसी बेसिस पे बनाया जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका क्या है, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, देखिए इसी प्रकार अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात कीजिए, जैसे पेज, ठीक है, जो हम सेकंड नंबर का पेज दिखाए थे आप लोगों को, ये वाला देखिए, ये वाला, तो इसमें जैसे दिखाया गया है आप लोगों को, ठीक है, सेकंड एग्जांपल के रूप में सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए भी बना कर दिखा देते हैं। सेकंड देखिएगा, अगर सेमीकंडक्टर आपका, ठीक है, सिलिकॉन हो तो सिलिकॉन एटम के लिए, तो सिलिकॉन एटम का, ठीक, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना, 2 8 एंड 4, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस। इसका भी आउटर ऑर्बिट कितना होगा, तो हमें पता है कि जैसे ही हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जितने जितने नंबर्स आएंगे उतने इसके ऑर्बिट बनेंगे, तो 1 2 3, तो इसका भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो इस आधार पे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का, ठीक है, प्रोविज़न है, वो इसी के बेसिस पे की जाती है। तो पहले वाले ऑर्बिट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर लिया जाएगा। अगले में कितना है, 8 है, तो इसमें भी 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और नेक्स्ट में कितना 4 है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखिए, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हमें पता चला कि जो एटम का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो कैसे ये एज इसी नुमा बनाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं। देखिए, एटम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का मतलब ये नहीं कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का होता है, जितने भी आपके हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट आपके हैं सभी के एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑर्बिट होता है बता चुके हैं कि किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जितने भी पैटर्न आते हैं 1 2 3 पैटर्न्स में है, तो 3 ही, ठीक है, 3 ही लेयर्स में इसके जो तो ऑर्बिट आएंगे, और ज़्यादा होते थे इसी बेसिस पे वो बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि इसका रेडियस एक तरह से मान लीजिए तो रेडियस बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ न्यूक्लियस से इसका रेडियस, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर इसके टर्म बढ़ते जाएंगे तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है, रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 4 लेयर होगा तो 4, आगे गया तो 5, ऐसे करके रेडियस का बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के, ठीक है, अर्थ पे जितने भी आपके एलिमेंट हैं आपके, या कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे सिस्टम में एलिमेंट हो या मैटर हो, चाहे जो भी है, सबका क्या होता है, आप अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जिस बेसिस पे, ठीक है, इसको बनाया जा सकता है, अगर हमें क्या पता हो, उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो, ठीक। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 3 देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा आप लोग थोड़ी देर के लिए रोकेंगे पेज को, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको, ठीक है, नोट्स में बना सकें। थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं इसे, जिससे आपको नोट्स दिखाई दे। ये रहा, ठीक, इतने हो जाए। देखिए अगला टर्म है आपका फॉरबिडन, जो होता है एनर्जी गैप, ठीक है। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए चीज़ें आपको लिखी दी गई हैं, ठीक है, नोट्स में पूरा लिखा गया, प्रॉपर लिखा गया है, ठीक है। नोट्स को आप लोग नोट करिएगा, और जो हम बता रहे हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को बता रहे हैं उन चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है। नोट्स को कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए फॉरबिडन एनर्जी गैप का, तो थोड़ा यहाँ समझाते हैं साइड में। फॉरबिडन एनर्जी गैप, देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होती क्या है, हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास हो, कोई भी आपका एलिमेंट हो, देखिए
कोई भी आपके पास मान लीजिए एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट में कोई मान लीजिए कॉपर का आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, वो भी आप एलिमेंट मांग सकते, कॉपर का कंडक्टर, ठीक है। नॉर्मली आप हाथ में कंडक्टर को लिए रहेंगे तो उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। या फिर कोई भी मैटर है, आप नॉर्मली अगर उसे हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है, हाथ में लिए या ऐसे रखे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी भी उसमें, ठीक है, करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि करंट फ्लो कर लीजिए या चार्ज कर लीजिए, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जिस वे में है, ठीक है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप नॉर्मली सुने होंगे कि मान लीजिए कॉपर का वायर लिए हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, या फिर ऐसे जो भी मटेरियल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जम करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है, यानी कि मूव करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है आपका, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। अच्छा, ये संभव तभी हो पाता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एक जगह से, इस इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट कर पाना, ठीक है, या कह सकते हैं चार्ज का मूवमेंट कर पाना, ये तभी संभव है जब आउटर सोर्स से कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाए, आउटर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, आउटर सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाए। अच्छा, आउटर सोर्स एनर्जी प्रोवाइड की, देखिए अभी हम क्या बताए हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पर जब बता रहे थे, ठीक है, जब यहाँ पर बताया जा रहा था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जो सबसे आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके, ठीक है, जिसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन है तो क्या है कि एक फ्री होते हैं मूव करने के लिए, यानी कि ये क्या करते हैं, अगर एनर्जी पाएंगे तो मूव करेंगे। वैसे भी ये मूवमेंट में होते हैं, लेकिन इसकी, ठीक है, मूवमेंट तभी, जैसे अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन चूंकि जो अगर ये इसको देखिए, ये होता है आपका बैलेंस, यानी कि अभी क्या है, मूवमेंट में है, लेकिन अभी ये बैलेंस ऑर्बिट कह लीजिए या बैलेंस सेल कह लीजिए, अभी बैलेंस ऑर्बिट या बैलेंस सेल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, या तो मतलब कि हुआ इसी में मूव कर रहे हैं, इससे ये ट्रांसफर होकर अगले, ठीक है, लेयर्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसी एनर्जी गैप होती है, मतलब ऐसी एनर्जी होती है जो केवल वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराए, यानी इस वाले, ठीक है, इस वाले जो आपका सर्कल में मूव कर रहा है, इससे अगले सर्कल के लिए, यानी कि मान लीजिए ये बैलेंस में है तो कंडक्शन हो, उसमें कंडक्शन हो, यानी कि उसमें मूवमेंट आए, उसमें एनर्जी आए, जिससे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वर्क करा पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा और समझिएगा इसको, देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब ये हुआ कि अगर हम, ठीक है, अगर हम बताएं तो अगर इसे इस वे में बताया जाए कि मान लीजिए ये आपका, देखिए ये जो आपका बैलेंस में है, ठीक है, बैलेंस, तो ये अगर इसे मानते हैं हम बैलेंस बॉन्ड है, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड है, बैलेंस बॉन्ड है, और ये आपका ऊपर वाला कंडक्शन बॉन्ड है, ठीक है, कंडक्शन बॉन्ड है, ठीक। तो देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब हुआ कि एनर्जी बिटवीन, ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन, एनर्जी गैप, देखिए ये एनर्जी गैप होती है एक प्रकार से, ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बॉन्ड, ठीक है, एंड कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है। अगर हम बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच में अगर कोई एनर्जी का गैप देखते हैं तो यही जो गैप कहलाता है आपका, वो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। ये एनर्जी गैप करती क्या है, ठीक है, ये एनर्जी गैप करती क्या है या होती क्या है, तो ये एनर्जी गैप वही एनर्जी का थोड़ा सा गैप है जो हमें इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोक रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर में है, ठीक है, इसे मूव करने से, यानी कि नॉर्मल वे में जैसे हम कोई वायर रख देते हैं, मान लीजिए ये हमारा कॉपर का वायर है, इसे रख दिए, इसको टच करेंगे, इसमें लाइन, ठीक है, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये एनर्जी यानी कि कुछ सप्लाई इस वायर को दी जाए, ठीक है, कुछ सप्लाई इस वायर को दी जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाएगा। जैसे हम नॉर्मली देखा जाता है, अगर दो, ठीक है, दो वायर लेते हैं फेज और न्यूट्रल, तो हम अगर सप्लाई देते हैं तभी तो करंट जाती है, इसमें फ्लो होती है, उससे पहले करंट फ्लो नहीं होती है। तो वही एनर्जी, ठीक है, जो हम दे रहे हैं इसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, ठीक है, यानी उससे हो क्या रहा है कि जो आपके बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बॉन्ड में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड के बीच जो का गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर होगा, अगर जिसे क्लियर नहीं होगा कमेंट करेगा, ठीक है, फिर अगले वीडियो में इस चीज़ को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ, तो थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश में है, ठीक है, कि फॉरबिडन एनर्जी गैप वो होता है कि जो गैप पाया जाता है बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच का जो गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक। अगला देखिएगा, अब देखिए
पेज नंबर 4 जो था, ठीक है, थोड़ा सा उसी के बारे में था, एनर्जी गैप के बारे में ही, कि जैसे वो एनर्जी थी, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें लिखा भी गया है कि अगर मान लीजिए आपका सिलिकॉन है और जर्मेनियम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे देखे हैं लेयर्स, देखिए ये मान लीजिए ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन के लिए था, ठीक है। तो ये इस सिलिकॉन में इस इलेक्ट्रॉन जैसे बताया कि एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितनी एनर्जी दी जाए कि वो क्या हम मूव करके कंडक्ट करने लगेंगे, यानी कि उसमें, ठीक है, फ्लो करने लगेंगे, ठीक है, करंट के रूप में फ्लो करने लगेंगे। देखिए इसके लिए क्या है कि अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर सिलिकॉन के लिए है तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड की जाए, अगर ठीक है जर्मेनियम है तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करके, ठीक है, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसी एनर्जी गैप के आधार पे, इसी एनर्जी गैप के बेसिस पे हम क्या करते हैं, 3 चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। हम इसी एनर्जी गैप के आधार पे बताएंगे कि इंसुलेटर में इस एनर्जी गैप का लेवल क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है और सेमीकंडक्टर में क्या होता है एनर्जी गैप, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग देखिए, आप लोगों को पेज क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और देखिए इसमें केवल इंसुलेटर के बारे में बताया गया है, ठीक। अभी चीज़ों को समझाते हैं, पहले हम इंसुलेटर, कंडक्टर के बारे में देख लीजिएगा। देखिए कंडक्टर के बारे में बताया गया है और इसके एनर्जी गैप को दिखाया गया है स्ट्रक्चर के रूप में, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर को भी दिखाया गया है। देखिए सेमीकंडक्टर है आप लोगों का, और इसके एनर्जी गैप जो दिखाया गया है, ठीक है, कैसा होता है इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसको एक एक करके हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए अगर बात किया जाए आपका इंसुलेटर का, ठीक है, तो हमें पता है कि इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो देखिए यानी कि मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी जो गैप होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल देखिए इंसुलेटर हो या भी कोई भी एलिमेंट हो, ये एलिमेंट हो या भी कोई भी मैटर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं। बहरहाल इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए जो एनर्जी दी जाती है अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो हम इंसुलेटर मान लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि उस अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा पा रहे हैं, यानी कि बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में इलेक्ट्रॉन नहीं जंप करा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है हमारी, ठीक है, तो इंसुलेटर मान लिया जाता है। अच्छा देखिएगा इसमें स्ट्रक्चर में देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये वगैरह बताया जाएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा नोट्स देख लीजिएगा, हम चीज़ों को समझा रहे हैं कैसे क्या होता है इसमें एनर्जी बैंड के आधार पे सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर को एनर्जी बैंड के आधार पे कैसे समझेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अगर ये आपका वैलेंस बॉन्ड है और ये आपका कंडक्शन बॉन्ड है, ठीक है, ये 2 बॉन्ड है, ये आपका क्या है वैलेंस बॉन्ड है और ये आपका रहा कंडक्शन बॉन्ड। देखिए अगर हमें बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में, ठीक है, अब देखिए इंसुलेटर के केस में क्या होता है, बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड के बीच का जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसे दिखाया जाता है। मतलब इसका ये शो करने का मतलब है कि इसके बीच हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि अगर हम चाहें भी अगर बैलेंस से कंडक्शन बांड में भेजने के लिए, बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में अगर इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चाहें तो बीच में देखिएगा इसमें लिखे भी हैं, ठीक है, जो ईजी एनर्जी गैप का जो वैल्यू होगा वो होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या और मोर, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा होता है। देखिए यानी कि देखिए इंसुलेटर मतलब कि क्या, देखिए यानी कि विद्युत रोधी, ठीक है, ये विद्युत रोधी है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या है कि आपका अगर बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में, अगर बैलेंस बांड से, ठीक है, बैलेंस बांड है, इसे कंडक्शन बांड में अगर जाना है तो कितना एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे थोड़ा ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब नॉर्मली में देखा जाए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो बताया जाता है ये एक प्रकार से एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है एक एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू भी होती है 1.6, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹
19, ठीक है, इस जूल में लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये चार्ज का भी चार्ज की वैल्यू मत समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है, जूल में, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी भी है जो चार्ज ट्रांसफर कर लीजिए, या ऐसी एनर्जी भी है कि ये वाली एनर्जी अगर इसके बीच लगाएंगे, इतनी एनर्जी है, इससे ज़्यादा की एनर्जी जब लगाएंगे तो हमारा बैलेंस, ठीक है, तब हमारा बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जाएगा। चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जब हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में ही रह जाएगा, कंडक्शन बॉन्ड में जाएगा ही नहीं, तो जब बैलेंस बॉन्ड में है, कंडक्शन बॉन्ड में तो जा नहीं रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में ही रह जा रहा है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसलिए क्या किया जाता है, इसे इंसुलेटर मान लिया जाता है, कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को मान लिया जाता है, यानी कि विद्युत रोधी, ठीक है, ऐसे मटेरियल को मान लिया जाता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो ही नहीं करता है, ठीक है। इसके आधार पे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस से कंडक्शन बॉन्ड में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नोट्स को देखना है और कंप्लीटली यहाँ से समझ लेना है कि क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका इंसुलेटर रहा, और इसी बेसिस पे देखिए, अगर इंसुलेटर में देखिए ये गैप बहुत ज़्यादा था, यानी कि बैलेंस से कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाया। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टर यानी कि चालक, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के बारे में देखते हैं, यानी कि चालक के बारे में। इसमें क्या होगा, आपका जो आपका बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड है, ठीक, ये लगभग क्या होता है, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत समीप, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास में होते हैं। देखिए ये इसका बैलेंस बॉन्ड रहा, ये इसका क्या रहा है, कंडक्शन बॉन्ड रहा, ठीक है। ये आपस में ओवरलैप होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी देखिए इसके बीच का जब गैप ही बहुत कम है, तो यानी कि माइन्यूट अगर एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में, ठीक है, तुरंत चला जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर हम बैलेंस बॉन्ड से, ठीक है, कंडक्शन बॉन्ड, अगर देखिए बैलेंस बॉन्ड कंडक्शन दोनों पास में, क्लोज में है, ठीक है, क्लोज में है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो बैलेंस से कंडक्शन बॉन्ड में तुरंत चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके बीच, ठीक है, इसके बीच हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। और वैसे भी नॉर्मल हम जानते हैं कि जो चालक होते हैं उसमें करंट, ठीक है, तुरंत क्यों फ्लो करने लगता है, क्योंकि उसका बैलेंस और कंडक्शन बॉन्ड बहुत क्लोज होते हैं, बहुत कम एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे कम एनर्जी, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी जाती है तो बैलेंस बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन जो आपका बैलेंस बॉन्ड में होता है, कंडक्शन बॉन्ड में, ठीक है, सडन चला जाता है और करंट फ्लो कर देता है, ठीक है। ये आपका रहा, ठीक है, कंडक्टर के बारे में, जो कि इस पेज पे दिखाया गया था। ओवरलैप के बारे में इसमें देखिए फिगर को भी दिखाया गया, आप लोग नोट्स के रूप में इसे, ठीक है, पूरे स्क्रीनशॉट करके, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। सेमीकंडक्टर आप समझाते हैं, और इसी सेमीकंडक्टर का आप लोगों का आगे पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसी पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है। जितना भी आगे के पैटर्न्स पढ़ाए जाएंगे सब में इसी का जो है रोल है, ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से समझना है जो भी होगा, ठीक है। और चलिए सेमीकंडक्टर को ऐसा करते हैं, आगे की क्लास में रखते हैं, क्योंकि इसके डिटेल को भी जानना पड़ेगा, फिर इससे ही रिलेटेड चूँकि इलेक्ट्रॉनिक पूरी सिस्टम है तो अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आगे की क्लास में इसे रखेंगे और इसे आगे की क्लास में समझाया जाएगा कि आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है और इससे कैसे, ठीक है, हमारा आगे के सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, आगे की, ठीक है, क्लास में बताया जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करते रहें, ठीक है, लाइक वगैरह करते रहें, ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए।